हाय, ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। अब वीडियो प्ले कर दिया है तो लास्ट तक देखना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। मैं फटाफट अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ। मैंने सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग की है यूपी के ही एक गवर्नमेंट कॉलेज से। अब बिना बकवास किए सीधा टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें 90% श्योरिटी के साथ। अब 90% क्यों मैं बोल रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। अब क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है, तो आगे मैं इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स का एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, उससे बहुत लोग कहते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वो पढ़ाई भी बहुत भयानक करते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या रैंक पीछे आती है तो बोलते हैं कि मैंने मेहनत बहुत की है पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग पढ़ के क्यों सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं या क्या ऐसा करना होता है कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जो कि मस्ट रिक्वायर्ड है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और मैं हर एक पॉइंट को एक वेटेज दूंगा जिससे पता चलेगा कि आपका क्या लेवल है प्रिपरेशन का। इसे आप अपनी चेकलिस्ट भी समझ सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर बताना कि आपने कितने पॉइंट्स फॉलो किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो उस एग्ज़ाम की नीड को समझना होगा कि उस एग्ज़ाम को चाहिए क्या। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो मैं जब डिग्री ले लिया उसके बाद मैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि गेट, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी, जेई और भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें अपीयर हो सकता हूँ। लेकिन हर एक एग्ज़ाम की नीड अलग है, हर एग्ज़ाम को अलग अलग चीज़ें चाहिए। अब देखते हैं क्या। जैसे गेट एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी आना चाहिए। ये एग्ज़ाम बिल्कुल न्यूमेरिकल अप्रोच से होता है, इसमें थ्योरी का वेटेज काफ़ी कम है। वहीं बात करें अगर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो यहाँ पे आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट और नॉलेज चाहिए और यहाँ पे थ्योरी का भी मैक्सिमम कवरेज होना चाहिए। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बिना कैलकुलेटर के लगाने आना चाहिए। बात करें अगर एसएससी, जेई और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेटा और रिज़ल्ट याद होना चाहिए और यहाँ पे भी थ्योरी आपको मैक्सिमम कवरेज होना चाहिए। इसमें रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो लोग गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम की साथ प्रिपरेशन करते हैं, पर दोनों एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अलग है। एक न्यूमेरिकल है तो दूसरा इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल है। कहने का क्या मतलब है कि हर एक एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी अलग होती है, एक स्ट्रैटेजी से सारे एग्ज़ाम नहीं निकल सकते। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि एग्ज़ाम को चाहिए क्या, क्या नीड है। तो इसका आंसर है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। उससे पता चलेगा कि उस एग्ज़ाम में पूछता क्या है, उस एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला फॉर्मूला में पता चल गया किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कि उस एग्ज़ाम की नीड को जानो। और नीड कैसे पता चलेगी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वेटेज 20% देता हूँ। अब आता पॉइंट नंबर 2। हालांकि ये पॉइंट फर्स्ट पे रखना चाहिए, पर इसको करने के पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट रीड कर लें अगर सॉल्व नहीं करते हैं। क्योंकि एक बार रीड करने से आपको पता ये चल जाएगा कि अच्छा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। तो अब अगला पॉइंट यहीं पे आता है हमारा कि सिलेबस कवरेज। तो अब कितने लोग प्रिपरेशन ऐसा करते हैं और उनके एग्ज़ाम में सपोज़ 12 सब्जेक्ट आते हैं, तो वो 2-3 सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक ही छोड़ देते हैं। और वो सब्जेक्ट अगर इम्पॉर्टेंट रहता है और उससे एग्ज़ाम में सिंपल सा भी क्वेश्चन आता है तो वो नहीं कर पाते हैं। और बाद में अफसोस होता है उनको कि अगर ये छोटा सा भी टॉपिक देख लेते हैं तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता। अब बात आती है कि हमें सिलेबस कैसे पता लगेगा एग्ज़ाम का। आंसर इसका, हर एग्ज़ाम का एक नोटिफिकेशन आता है और आप किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट, सिलेबस इतना तो मालूम होना चाहिए। और सिलेबस का वेटेज है 30%। तो अगर आप यहाँ तक, यानी कि आप सिलेबस पूरा कवर कर लियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लियो, कितना हो गया आपका 30 + 20 50%। आप 50% रेडी हो एग्ज़ाम के लिए बस। तो जो लोग सिर्फ
पढ़ाई कर लेते हैं, सिलेबस कवर कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, उनका क्यों नहीं सिलेक्शन होता पता चल गया। क्योंकि उनकी तैयारी ही 50% की है, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। तो अब यहीं पे आता है पॉइंट नंबर 3, जहाँ मैक्सिमम लोग चूक करते हैं, जहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो है रिवीजन। आप कितना भी मन लगा के पढ़ लो, कितना भी क्वेश्चन लगा लो, अगर आपके दिमाग में सोचने पर कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी नहीं याद आता है तो सब बेकार लगता है। हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है या हम कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर क्या होगा इसका। तो अगर आप चाहते हो कि 3 घंटे के एग्ज़ाम में सब कुछ आपको इंस्टेंटली क्लिक करे, तो हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को उतनी बार रिवीजन करो जब तक कि वो आपके लिए दाल चावल ना बन जाए। बिल्कुल सही, दाल चावल। मतलब क्या है कि आपको कोई नींद से भी उठा के पूछे, अरे यार मुझको इसका फॉर्मूला बता दो, लेसी का फॉर्मूला बता दो, कोई कॉन्सेप्ट पूछे, तो तुरंत आप उस टॉपिक पे बता सको। अब कितना रिवीजन करना है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन रिटेनिंग पावर पे। आपको ये 3 to 4 टाइम्स से लेकर 8 to 10 टाइम्स तक करना पड़ सकता है। अब जिनको यहाँ लगता है कि रिवीजन करने में टाइम वेस्ट हो जाता है या मन नहीं लगता है या इसको स्किप कर देते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आई एक्सेप्ट कि शुरू में रिवीजन करने में टाइम लगता है, लेकिन बाद में आपका बहुत टाइम सेव होता है। बाद में आपके क्योंकि रिवीजन बहुत काफ़ी फास्ट हो जाता है। और एग्ज़ाम में अगर आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है रिवीजन। रिवीजन हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के। रिवीजन का वेटेज है 20%। इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ, 10+10। तो यहाँ तक अगर हम लोग करते हैं सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन, इसको R1 बोल रहे हैं, तो आपका कितना होता है 30 + 20 + 10 60%। मतलब आप 60% अभी रेडी हुए हैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। तो इतना कुछ कर लिया, सिर्फ 60% ही रेडी हैं। अब फाइनली आता है कि हमको फाइनली क्या करना है, एग्ज़ाम देना है। अभी रियल लड़ाई तो बाकी है। तो रियल लड़ाई करने के पहले हमको चेक तो करना पड़ेगा कि हम रेडी हुए हैं कि नहीं रेडी हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, हम फिट हैं कि नहीं। तो अब आता है लास्ट पार्ट नंबर 4, टेस्ट सीरीज़। किसी अच्छी कोचिंग की ज्वाइन कर लो जिसको मैक्सिमम लोग देते हो और जिसका क्वेश्चन का लेवल और एग्ज़ाम पैटर्न सेम हो। और जब हम टेस्ट देंगे तो हमको अपने प्रिपरेशन लेवल का पता लगेगा, हमको हमारी मिस्टेक्स पता लगेगी, उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना होगा एज़ सुन एज़ पॉसिबल। और इसका वेटेज है, टेस्ट सीरीज़ का वेटेज है 20%। और जो एक पार्ट मैंने रिवीजन का लिया था वो है टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन, क्योंकि फाइनली हमें क्या करना है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन का भी तो रिवीजन करना पड़ेगा। डिफिनीसन याद करके कुछ नहीं होता है। तो जो रिवीजन का यहाँ पे वेटेज है इसका, टेस्ट सीरीज़ का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो है 10%। तो अगर चारों पॉइंट्स आप कवर करते हो, जो कि है सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन और टेस्ट सीरीज़, तो आप होते हो 30 + 20 + 20 + 20 90%। आपका 90% चांस है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। 10% अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा नए क्वेश्चंस पे, आपका IQ लेवल क्या है। किसी का IQ लेवल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इसको एडवांटेज मिलेगा, आपने कितनी प्रैक्टिस की है या किसी ने ज़्यादा कवरेज कर लिया, सारी चीज़ें रिलेटिव है। 10% थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। अब ये 4 पॉइंट्स को अचीव करने के लिए भी कई चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे कि स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए भाई। 8 से 12 तो बैठेंगे, 2 से 5 जो भी आप टाइम टेबल बनाते हो 10 से 12 घंटे का। आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब वो सिर्फ एक दिन फॉलो नहीं होना है, उसको महीने, साल भर तक आपको फॉलो करना होता है। डेडिकेशन, मतलब पागल होना चाहिए आपको एग्ज़ाम के लिए, पागल। फिर क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन मतलब याद रखना, सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं है, खुद से आपको मोटिवेट करना है। कोई और आपको नहीं करे, नहीं पढ़ाई करो, आपको अंदर से आना चाहिए, नहीं मैं करूँगा। और हार्ड वर्क के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब मैं देता हूँ खुद का एग्जांपल। मतलब मैं इतना कुछ बता रहा हूँ आपको, सारे पॉइंट्स बताए, सारे फॉर्मूले बताए, तो ये एप्लीकेबल है कि नहीं रियल लाइफ में। ऐसा तो नहीं सिर्फ मैं लंबी फेंक रहा हूँ। तो मैं अपना खुद का एग्जांपल लूँगा। मैंने इंजीनियरिंग 2015 में कंप्लीट की। मैंने प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया, 2016 के मिड से स्टार्ट किया। चलो, तो कॉलेज में कुछ पढ़ाई की नहीं थी, तो बिल्कुल एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। 1 साल मैंने खूब पढ़ाई किया, पूरा सिलेबस कवर कर लिया और गेट और ESE एग्ज़ाम में फिर अपेयर हुआ। तो मालूम ही है कि होना क्या था।
फिर पढ़ाई करने से कुछ होता नहीं है, तो रिज़ल्ट था कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ, एनालाइज़ किया और कंपेयर किया जो सिलेक्शन लेते हैं वो क्या करते हैं और मैंने क्या किया है। उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला निकाला और मैंने नेक्स्ट ईयर सिलेबस तो कवर किया ही था, तो मैं 10-12 बार रिवीजन किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, टेस्ट सीरीज़ मैक्स टू मैक्स दिया। फिर रिज़ल्ट जब आया 2018 का तो मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू तक पहुंचा, हालांकि फ़ाइनल में नहीं हो पाया, और गेट के थ्रू मैं एनपीसीएल में सेलेक्टेड हुआ। एनपीसीएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज साइंटिफिक ऑफिसर। तो अब पता चल गया होगा आपको कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है। तो अब कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न ये है कि ये 4 पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए हैं, अगर आप वो फॉलो कर लेंगे तो आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा। और अगर ये 4 पॉइंट नहीं फॉलो करेंगे, इनमें से कोई भी अगर पॉइंट आप स्किप करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वाइस वर्सा ट्रू है। अब आप खुद एनालाइज करो और देखो कि कितने पॉइंट्स आपने सीरियसली फॉलो किए हैं और किस लेवल तक फॉलो किए हैं। अब जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो देख लेना यहाँ पे, इनमें से ही कोई पॉइंट आप स्किप कर रहे होगे, रेक्टिफाई कर लो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये मेरी पहली वीडियो है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मज़ा आया हो तो लाइक करें और उनको तो ज़रूर शेयर करें जिनका सिलेक्शन रुका हुआ है। और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा।